ओके, हेलो एवरीवन। तो अब हम बात करने वाले हैं इसे केंद्रीय उच्च भूमि क्षेत्र के बारे में। इससे पहले वाली क्लास में हमने देखा कि राजस्थान में स्थित जो अरावली पर्वत श्रृंखला है वो गुजरात से लेकर दिल्ली तक उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं हमने सारी चीजों को डिटेल में देखा। आज हम केंद्रीय उच्च भूमि की बात करेंगे, सेंट्रल हाईलैंड्स की बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर एक रफ डायग्राम जो है वो आप यहाँ पर इस तरीके से ड्रॉ कर लो। कल जो हमने देखा प्रीवियस क्लास में, यहाँ पर तो केंद्रीय उच्च भूमि को समझने से पहले इसकी क्षेत्र को देखते हैं। ये हो गई अरावली पर्वत श्रृंखला। ठीक है, ये पूरा गुजरात तक है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी विंध्यन। ठीक है, और इसके नीचे है थोड़ा, ठीक है, ये कौन सी श्रृंखला है? ये है आपकी विंध्यन। ठीक है, सतपुड़ा, महादेव और मैकाल। ठीक है, ये होगी आपकी। अब देखेंगे आप जो अरावली पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, इसको थोड़ा सा और इस तरीके से कर लो जिससे और अच्छे से समझ आए। ठीक है, तो ये हो गई आपकी अरावली पर्वत श्रृंखला। अरावली पर्वत श्रृंखला के आप यहाँ पर दक्षिण में देखोगे, ये वाला जो क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा, ये क्या है? ये है आपका मेवाड़ का क्षेत्र। ठीक है, ये क्या है? पूरा मेवाड़। ये हो गया मेवाड़ क्षेत्र। इसके बाद बात करें तो यहाँ पर ये इस तरीके से बना सकते हो, ये पूरा क्षेत्र ऐसे करके। ठीक है, ये हो गया मेवाड़ क्षेत्र। ये हो गई आपकी विंध्यन पर्वत श्रेणी। यहाँ पर आप देखोगे ये जो क्षेत्र है ये है, ये कहलाता है बुंदेलखंड का क्षेत्र। इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? बुंदेलखंड क्षेत्र। ठीक है, इसके बाद आप इसके नीचे आओगे, बुंदेलखंड के दक्षिण में ही थोड़ा सा क्षेत्र जो है जिसे कहा जाता है आपका भांडेर। ठीक है, क्या कहते हैं? भांडेर। और इसके बीच में जो भी ये जगह आपको दिख रही है, ये पूरा का पूरा क्या है? यहाँ पर ये पूरा का क्षेत्र जो है ये है आपका मालवा का पठार। ये क्या है? मालवा का पठार। ठीक है, मैकाल पर्वत से एक नदी निकलती है जो कि पश्चिम की तरफ बहती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? नर्मदा। यहाँ पर दक्षिण में एक नदी बहती है जिसका नाम है ताप्ती नदी। ठीक है, दोनों ही जाकर अरब सागर में जाकर समाप्त हो जाती हैं। तो यहाँ तक समझ आए। और इसी के दक्षिण में एक और श्रेणी है जिसे हम बोलते हैं सतमाल। सतमाला। ठीक है, अब इसके बारे में एक कुछ कुछ चीजें देखते हैं। तो यहाँ पे ये तो हमने ड्रॉ कर लिया। अब देखो केंद्रीय उच्च भूमि में जो हम पढ़ेंगे अभी, उसमें क्या क्या आएगा। तो याद रखिएगा, केंद्रीय उच्च भूमि की अगर हम बात करें, इसमें सबसे पहले जो सबसे बड़ा क्षेत्र है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मालवा का पठार। ठीक है, इसको इस तरीके से लिख सकते हो, मालवा का पठार। और इसमें ही आपको देखने को मिलेगा मेवाड़ क्षेत्र, है ना। इसके अलावा आप देखेंगे बुंदेलखंड और भांडेर क्षेत्र। ठीक है, इसमें आप क्या क्या देखेंगे? तो
मेवाड़ क्षेत्र और बुंदेलखंड, बुंदेलखंड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बात करें तो इस चीज को तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि केंद्रीय उच्च भूमि में हमने देखा अरावली पर्वत श्रृंखला, और अरावली पर्वत श्रृंखला के दक्षिण पूर्वी भाग में, है ना, या फिर ये कह सकते हो कि पूरे के पूरे पूर्वी भाग में कई सारे पठार पाए जाते हैं। अब एक एक करके अगर इसकी स्थिति को देखें तो सबसे पहले अगर हम बात करें मेवाड़ के पठार की, तो मेवाड़ का पठार जो है वो अरावली पर्वत श्रृंखला के दक्षिण पूर्व में स्थित है, ठीक है। इसके बाद बात करें तो यहाँ पर, ठीक है, इसके बाद इसके जो पूर्वी भाग की बात करें तो यहाँ पर बुंदेलखंड है, इसके दक्षिण भाग में भांडेर है, और इसका जो मुख्य भाग है वो कौन सा है, मालवा का पठार है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आप नदी देख रहे हैं, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी, ये दोनों ही भ्रंश घाटी में बहने वाली नदियां, कैसी नदियां हैं, भ्रंश घाटी। भ्रंश घाटी क्या होता है, देखो जब कोई जगह पर कोई प्लेट है, इंडियन क्या है, एक प्लेट है ना, और ये इसमें क्या हो जा रहा है, किसी भी कारण से दरार हो जा रही है, प्लेट जो है एक दूसरे से अलग हो जा रही है, तो ये जो खाली स्थान है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, भ्रंश बोलते हैं, ठीक है? भ्रंश घाटी, और इसी में बहती है आपकी कौन सी, नर्मदा नदी, क्लियर। तो ओके, तो यहाँ पे ये जो क्षेत्र हम देख रहे हैं इसका, मालवा के पठार का, याद रखिएगा ये जो क्षेत्र है इसका जो ढलान है, वैसे तो देखो हम पूरे के पूरे अगर भारत को इस तरीके से देखते हैं तो हमें सब कुछ समतल सा ही दिखता है, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत को अगर इस तरीके से देखोगे तो बहुत सारी जगहों पे बहुत उठा हुआ लगेगा और बहुत सारी जगहों पे धंसा हुआ है। अब देखो यहाँ पर अगर इसके प्रायद्वीपीय भारत की बात करें तो यहाँ पर प्रायद्वीपीय भारत का जो पश्चिमी भाग है वो उठा हुआ है कंपैरेटिवली पूर्वी भाग के, इसीलिए आपने देखा होगा कि पश्चिम से निकलने वाली जितनी भी नदियां हैं वो क्या होती हैं, पूर्व की तरफ बहती हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि जो विंध्यन पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली नदियां हैं ये कहाँ जा रही है, उत्तर की तरफ जा रही हैं। तो ये जो दशा बन रही है इस आधार पे हमें ये समझ में आता है कि जो नदियों का प्रवाह है वो उत्तर की तरफ है, इसका मतलब ढलान क्या है, उत्तर की तरफ है। इसका मतलब ये है कि ये जो भ्रंश घाटी में नदी बहती है नर्मदा और ताप्ती, ये दर्शाता है कि जो इंडियन प्लेट है वो यहाँ से क्या हुई है, टूटी है ना। क्यों टूटी है इसको भी यहाँ समझते हैं। तो जब मैंने आपको बताया था कि जो हिमालय की प्लेट है, इंडियन प्लेट जो है इस तरीके से, देखो ये इंडियन प्लेट थी, ठीक है, जो ऊपर की तरफ बढ़ी। अब यहाँ पर ये आकर यूरेशियन प्लेट से टकराई, तो यहाँ पर जब ये इससे टकराएगी तो कहीं ना कहीं इस पर दबाव बना होगा, और इस दबाव के बनने पर यहाँ पर क्या हुआ है, एक क्रैक पड़ गया है, जिसकी वजह से अब देखो इंडियन प्लेट के नीचे क्या है, बहुत सारा लावा है ना, बहुत सारा लावा है जो कि बहुत सारा मैग्मा है जो कि लावा के फॉर्म में हमें बाहर देखने को मिलता है। अब यहाँ पर जब ये प्लेटों में दरार आई होगी तो क्या होगा, इससे इसके निचले हिस्से में जो इतना भी मैग्मा है वो निकल कर क्या होगा, इस आसपास के क्षेत्र पर आकर इकट्ठा होना शुरू हो गया होगा। ये घटनाएं कोई एक या दो दिन की नहीं है, एक लंबे समय की प्रक्रिया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, बहुत सारा जो मैग्मा है, जो लावा है वो क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप देखोगे कि ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है, विंध्यन से लेकर सतपुड़ा सतमाला तक का जो क्षेत्र है, ठीक है, ये कैसा है, बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। कैसा है, बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है, ठीक है, बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। तो यहाँ पर जो क्षेत्र होगा ये कैसी, अब ये बेसाल्ट चट्टानें हैं, लावा बाहर आ गया है, तो यहाँ पर जो पाई जाने वाली मृदा है वो कैसी होगी, काली मृदा होगी। कैसी होगी, काली मृदा होगी।
ये बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है और इसी में सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन होता है वो कौन सी फसल का होता है, एक कमर्शियल फसल जो कमर्शियल क्रॉप है, कमर्शियल क्रॉप कौन सी है, कॉटन, नकदी फसल जिसे बोलते हैं, क्या नाम, कॉटन। ठीक है, तो कॉटन का जो प्रोडक्शन है वो किस प्रकार की मृदा में सर्वाधिक होता है, काली मृदा में होता है। इस काली मृदा को रेगूर मृदा भी कहते हैं, रेगूर मृदा भी कहा जाता है। तो ये आपको समझ में आया कि यहाँ पर जब ये प्लेट आकर यूरेशियन प्लेट से टकराई है तो आकर यहाँ पर क्या हो गया है, ये भाग कुछ इस तरीके से, ये वाला भाग जो है, देखो ये जो भाग है इस तरीके से हुआ है, उत्तर की तरफ हो गया है, और जो ये दक्षिण वाला भाग था वो कैसा हो गया, ऐसा हो गया है। तो हमारे जो इंडिया का ये जो मध्य भाग का नक्शा है वो कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। ठीक है, यहां तक समझ में आई सभी को चीजें। अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करें लावा की, तो ये किस तरीके का होता है, ये काफी चिपचिपा होता है और जब ये जम जाता है तो ये काफी कठोर हो जाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी को। चलिए अब देखो यहाँ पे कुछ कुछ चीजें हैं उनको भी यहाँ पर देख लेते हैं कि जो बेसाल्ट चट्टाने हैं, ठीक है, अब ये काली मृदा है तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसमें किस प्रकार के तत्वों की जो प्रचुरता है वो अधिक होती है। तो याद रखिएगा यहाँ पर काली मृदा की अगर हम बात करें जो बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित होती है, इसमें एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, ठीक है, किसकी, एल्यूमिनियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ठीक है, इसके अलावा पोटाश हो गया, आयरन हो गया, ठीक है, इसकी मात्रा क्या होगी, आयरन मात्रा क्या होगी, अधिक होगी। ठीक है, क्या होगी, अधिक होगी। ये सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा गया है एग्जामिनर के द्वारा कि निम्नलिखित में से कौन से तत्वों की मात्रा काली मृदा में पाई जाती है। तो अत्यधिक मात्रा में क्या है, एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है, पोटास है और आयरन होता है। तो आप पूछेंगे कि नाइट्रोजन और फास्फोरस इसमें नहीं पाए जाते हैं, तो नहीं पाए जाते हैं लेकिन बहुत कम मात्रा में। तो यहाँ पर नाइट्रोजन और फास्फोरस इनकी मात्रा क्या होती है, काफी कम होती है। और अत्यधिक मात्रा किसकी होगी, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन की होगी। क्लियर है, यहाँ पर ये चीजें याद रखिएगा। और यहाँ पर क्योंकि नाइट्रोजन और फास्फोरस कम है ना, इसकी मात्रा कम है, तो यहाँ पर ह्यूमस जो होगा, ठीक है, ह्यूमस की मात्रा भी क्या हो जाएगी, कम होगी। जहां पर नाइट्रोजन और फास्फोरस कम होंगे वहां पर ह्यूमस भी कम मात्रा में पाया जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब देखो, हाँ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब ये लावा जो बाहर निकला इसने बेसाल्ट चट्टानों का निर्माण किया, उसके बाद ये धीमे धीमे क्या हुआ है, मृदा में परिवर्तित हुआ। मृदा जो काली मृदा होती है उसकी एक खासियत होती है कि जब ये सूख जाती है तो ये बहुत ज्यादा कठोर हो जाती है। जो आपने सूखा क्षेत्र देखे होंगे, जिनकी तस्वीरें देखी होती है, जमीन में एकदम दरारें पड़ी हुई होती हैं, वो कुछ इसी मृदा के हमें देखने को मिलती है। क्योंकि जैसे ही इसमें बारिश का पानी पड़ता है ये एकदम से दलदली सी हो जाती है। ठीक है, कैसी हो जाती है, दलदली सी। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो ये यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी इससे रिलेटेड जो हमने यहाँ पर देख ली। अब देखो यहाँ पर जो मालवा का पठारीय क्षेत्र है, ये पूरा राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है। इसमें कौन कौन सा क्षेत्र आ जाएगा, याद रखिएगा, इसमें हम देखेंगे कि गुजरात का क्षेत्र हो जाएगा, राजस्थान, है ना, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। इस पूरे क्षेत्र में हमें मेवाड़ का पठार, मालवा, बुंदेलखंड और भांडेर का पठार देखने को मिलता है। ठीक, अब देखो यहाँ पर एक चीज होती है कि जो ये मालवा का पठार है, यहाँ पर बहुत सारी जगहों पे जो आपने देखा होगा ना कि बीहड़ बन जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ से निकली है चंबल नदी इस तरीके से, और ये क्या कर रही है, नॉर्दर्न डायरेक्शन में आगे बढ़ती है
है ना। चंबल जो है वो क्या है, उत्तरी दिशा में आगे बढ़ती है। तो ये आगे बढ़ने पर यहाँ पर छोटे छोटे टीले से बनते हैं। क्यों बनते हैं? क्योंकि ये नदी है ये अपर्दन के कारण क्या बनाती है, एक शाखाओं में बढ़ती जाती है ना। ये यहाँ पर अब करती हूँ और फिर समझाती हूँ आपको। देखो, जैसे नदी है, यहाँ पर ये हो गया मालवा का पठार और ये है प्लेन एरिया। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, प्लेन एरिया। तो जो नदी है मालवा के पठार से होकर ये मैदानी क्षेत्रों में इस तरीके से बढ़ेगी, है ना, इस तरीके से आगे बढ़ेगी। तो यहाँ पर आप देखोगे कि बहुत सारी जगहों पे ये ब्रांचेस में बढ़ जाएगी, और ब्रांचेस में जब बढ़ेगी तो यहाँ पर जो मिट्टी होती है वो बहुत ही ज्यादा महीन और बारीक होती है, बालू के रूप में होती है। तो उसको नदियों के अपरदन के द्वारा काट पाना बहुत ही आसान होता है। इसीलिए आप देखोगे अलग अलग ब्रांचेस जो हैं इसके द्वारा, और ये बड़े बड़े टीले बना देती हैं। ठीक है, नदियों का अपरदन इस कदर होता है यहाँ पर कि ये क्या करती है, बड़े बड़ी घाटियां सी बन जाती हैं। ये क्या बन गई, घाटियां बन गई। ठीक है, घाटियां बन गई। और इसी क्षेत्र में आप देखोगे कि इसी क्षेत्र को हम बोलते हैं बेडलैंड। ठीक है, क्या बोलते हैं, बेड लैंड बोलते हैं, जिसे हम बीहड़ कहते हैं। क्या बोलते हैं, बीहड़, बीहड़ क्षेत्र। बीहड़ क्षेत्र आपने सुना होगा कि चंबल के डाकू, है ना, चंबल के डाकू। क्यों बोला जाता है, क्योंकि वो जो चंबल के डाकू हैं वो इन्हीं घाटियों में छिपकर क्या कहते थे, रहते थे, है ना। तो ये आपको समझ में आया कि इनका अपरदन, अब अगर कोई ऐसा सीन आपने देखा होगा तो आप इजिली इमेजिन कर सकते हैं कि ये जो यहाँ पर घाटियां हैं इनकी हाइट जो है ये काफी ज्यादा हो जाती है। और ये हुई किसके है कि यहाँ पर ढलान से जब नीचे नदी आती है और यहाँ पर इस क्षेत्र में आकर ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है ना। तो यहाँ की मृदा जो है वो बहुत ज्यादा बारीक होने के कारण यहाँ पर अपरदन होता है, और यह जो नदी होती है चंबल नदी वो शाखाओं में बढ़ती है, और इसी को हम क्या कहते हैं, बीहड़ क्षेत्र कहते हैं, बेडलैंड कहा जाता है। ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से ये कुछ संरचना, ये नदी तंत्र जब मैं आपको कराऊंगी तब आपको बताऊंगी कि नदियां जो है वो कितने प्रकार का जो उनका स्ट्रक्चर है वो बनता है और उसको किस किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये जो क्षेत्र है ये कैसा होगा, जितना भी नदी क्षेत्र है वहां पर आपको जलोढ़ मृदा भी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर ये जो क्षेत्र होता है इसके आसपास का क्षेत्र कैसा है, जलोढ़ मृदा वाला क्षेत्र है। क्लियर है, चलिए, तो ये तो हो गया आपका यहाँ पर मालवा का पठार। अब आगे हम देखेंगे मेवाड़ का पठार और बुंदेलखंड का पठार, जो कि और छोटी छोटी कैटेगरी में बटा हुआ है, उसको हम आगे की क्लास में डिटेल में देखेंगे।